तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। रसायन विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने का सफर, यानी कि तत्वों को व्यवस्थित करना। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सचमुच में अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल दिया। जरा सोचिए, मान लीजिए आप एक किचन में हैं, जहां सारे मसाले, सारी सामग्री बस यूं ही बिखरी पड़ी हैं। कुछ भी बनाना कितना मुश्किल होगा, है ना? बस कुछ ऐसी ही चुनौती थी शुरुआती केमिस्ट्स के सामने। ये कुछ ऐसा था जैसे किसी को खजाने के नक्शे के टुकड़े तो मिल गए हों, लेकिन ये पता ही ना हो कि उन्हें जोड़ना कैसे है। उन्हें तत्वों के बारे में पता तो था, पर उनको एक साथ रखने, उनके व्यवहार को समझने का कोई तरीका नहीं था। आज की तारीख में हम 118 तत्वों के बारे में जानते हैं। सोचिए, उस वक्त जब नए नए तत्व खोजे जा रहे थे तो ये बढ़ती हुई लिस्ट कितनी कंफ्यूजिंग होगी। वैज्ञानिकों ने तो बस इस बड़ी चुनौती से निपटना शुरू ही किया था। तो चलिए, इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो तत्वों का केओस था, इसे ठीक करने के पहले असली साइंटिफिक प्रयास कैसे हुए, आइए देखते हैं। अच्छा, तो जो सबसे पहला प्रयास हुआ ना, वो बहुत ही सीधा साधा था। तत्वों को बस दो बड़े ग्रुप्स में बांट दिया गया, धातु और अधातु, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये एक शुरुआत के लिए ठीक था, पर जैसे जैसे और तत्वों और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला, ये सिस्टम नाकाफी लगने लगा। फिर एंट्री होती है योहान वोल्फगैंग डोबेराइनर की, साल 1817 में, एक जर्मन केमिस्ट। और ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने तत्वों की प्रॉपर्टीज में एक बहुत ही खूबसूरत मैथमेटिकल पैटर्न खोज निकाला। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहते हैं त्रिक या ट्रायड्स, मतलब 3-3 तत्वों के ऐसे ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हों। और कमाल की बात ये थी कि अगर उन्हें उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान पहले और तीसरे के द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। चलिए, इसका एक उदाहरण देखते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक। अब देखिए, लिथियम का परमाणु द्रव्यमान है 6.9 और पोटेशियम का है 39.0। अगर इन दोनों का औसत निकालें तो आता है 22.95, जो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23.0 के मतलब एकदम करीब है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उस दौर के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था। ये सिस्टम भी परफेक्ट नहीं था। डोबेराइनर उस वक्त के सारे जाने पहचाने तत्वों को इन त्रिक में फिट नहीं कर पाए। तो कई लोगों ने कहा, अरे ये तो बस एक इत्तेफाक है। भले ही ये आइडिया पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ, पर इसने एक रास्ता जरूर खोल दिया था। इसने दूसरे साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया कि तत्वों के बीच कोई गहरा रिश्ता जरूर है। तो डोबेराइनर के काम ने एक चिंगारी तो लगा ही दी थी। अब कहानी आगे बढ़ती है लगभग 50 साल 1866 में। एक इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स एक बिल्कुल ही अलग और अनोखा आइडिया लेकर आए। उन्होंने उस समय के 56 तत्वों को संगीत से जोड़ दिया। हाँ, संगीत, जैसे हमारे भारतीय संगीत में 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और 8वां सुर वापस सा पर आ जाता है, जो पहले जैसा ही है। न्यूलैंड्स ने सोचा, क्या तत्वों में भी कुछ ऐसा ही पैटर्न हो सकता है? और ये देखिए न्यूलैंड्स की सारणी का एक हिस्सा। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में लगाया और पाया कि हर 8वें तत्व के गुण पहले वाले तत्व की तरह ही थे। जैसे लिथियम के बाद 8वां तत्व था सोडियम, और दोनों के केमिकल गुण बहुत मिलते जुलते थे। ये सिस्टम हल्के तत्वों के लिए तो बड़ा अच्छा काम कर रहा था, पर सवाल ये था कि क्या ये म्यूजिकल पैटर्न हमेशा चलता रहेगा? कैल्शियम के बाद क्या होगा? जवाब था नहीं। कैल्शियम के बाद संगीत रुक गया। ये पैटर्न टूट गया। 8वें तत्व के गुण पहले से मेल नहीं खा रहे थे। और तो और बाद में जब अक्रिय गैसों की खोज हुई, तब तो ये नियम पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गया। और फिर एंट्री होती है दिमित्री मेंडलीव की, एक रशियन केमिस्ट जिन्होंने आखिरकार इस पहेली के सारे टुकड़ों को सही जगह पर रखा और एक ऐसी सारणी बनाई जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी इस कामयाबी के पीछे एक बहुत गहरी व्यक्तिगत कहानी भी थी। अपनी माँ के बारे में लिखे उनके ये शब्द देखे। इससे पता चलता है कि उनके अंदर विज्ञान को लेकर कितना जुनून था। ये साइंस का एक मानवीय पहलू है। मेंडलीव का तरीका ना बहुत ही सिस्टमैटिक था। उन्होंने उस समय के 63 तत्वों के लिए अलग अलग कार्ड बनाए जिन पर उनकी प्रॉपर्टीज लिखी। फिर उन्होंने
एक जैसे केमिकल गुणों वाले कार्ड्स को एक साथ रखना शुरू किया, खासकर इस आधार पर कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन मेंडलीव की असली जीनियस इस बात में नहीं थी कि उन्होंने सारणी में क्या रखा, बल्कि इस बात में थी कि उन्होंने सारणी में क्या नहीं रखा। उनका सबसे साहसिक कदम था उन तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ना जिनकी खोज अभी तक हुई ही नहीं थी। उन्हें अपने पैटर्न पर इतना यकीन था कि वो मानकर चल रहे थे कि ये तत्व मौजूद हैं और भविष्य में खोजे जाएंगे। और यहीं उनकी जीनियस का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। उन्होंने एक अनजान तत्व एका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज की भविष्यवाणी की, और कुछ साल बाद जब गैलियम खोजा गया तो उसकी प्रॉपर्टीज, उसका परमाणु द्रव्यमान, उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला मेंडलीव की भविष्यवाणी से एकदम सटीक मेल खाती थीं। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि मेंडलीव ने प्रकृति का एक बहुत ही मौलिक नियम खोज लिया था। तो मेंडलीव की सारणी एक क्रांति थी, लेकिन वो भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी। हम कह सकते हैं कि वो एक शानदार लेकिन अधूरा नक्शा था। एक ऐसा नक्शा जिसने आने वाले समय के लिए रास्ता तैयार किया और आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी। मेंडलीव की सारणी और आज की आधुनिक सारणी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो है उनका आधार। मेंडलीव ने तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अरेंज किया था, जबकि आज की सारणी परमाणु संख्या पर आधारित है, यानी एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। इस एक बदलाव ने मेंडलीव की सारणी की कई कमियों को दूर कर दिया, जैसे हाइड्रोजन की पोजीशन और समस्थानिकों यानी आइसोटोप्स का मसला। समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के वो रूप जिनका द्रव्यमान अलग-अलग होता है। परमाणु संख्या के आधार पर सब कुछ अपनी सही जगह पर आ गया। तो तत्वों को व्यवस्थित करने का ये सफ़र हमें दिखाता है कि कैसे साइंटिफिक सोच, पैटर्न को पहचानने की काबिलियत और हिम्मत अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकती है। मेंडलीव का नक्शा आज लगभग पूरा हो चुका है, पर विज्ञान की खोज तो कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल ये है कि इस नक्शे में अभी भी कौन सी खाली जगह बची है जिन्हें भरना बाकी है।